हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज 27 अगस्त है। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और देखेंगे कि हम लोग के एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ सकते हैं। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें कि डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट। यदि आप किसी चीज के लिए आप सोच रहे हैं कि ये मुझे मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या? काम। तो जब तक मेहनत आप नहीं करेंगे, वो चीज आपको हासिल नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि कुछ कुछ परिस्थिति ऐसी आती हैं जो आपके विपरीत चल रही हो, तो उसको आपको बनाना पड़ेगा। उसका वेट मत कीजिए कि वो कब सुधरेगा। आप काम करते रहिए, वो जरूर सुधरेगा। टेलीग्राम में पेड एक प्रोग्राम चल रहा है 499 का माइलस्टोन। इसमें डेली टारगेट दिया जाता है और इसमें आप जुड़ सकते हैं, जो आपको एक डिसिप्लिन गाइडेड मेरे तरफ से रहेगा। मेंटरशिप प्रोग्राम है, जरूर जुड़िएगा। पहला आर्टिकल करेंगे, इंडिया चाइना डिस्कस वेट पुश बॉर्डर डीलिमिटेशन। इंडिया और चाइना के बीच बेजिंग में 25th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव माने एसआर मीटिंग हुई है। इस डायलॉग में मकसद बाउंड्री डिलिमिटेशन यानी बॉर्डर फिक्स करना और दोनों देशों के आपसी हिस्सों में स्टेबिलिटी को शांति वापस लाना था। इंडिया ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल के चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई से मीटिंग हुई है। दोनों के लिए की लीडर ने एलएसी के डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया पे चल रही नेगोशिएशन को आगे बढ़ाने के लिए सीरियस डिस्कशन किया है। बातचीत का मेन फोकस क्विक रिजल्ट देने वाले ईयरली हार्वेस्ट, बॉर्डर डिलिमिटेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने और फ्रंटियर पर दोनों तरफ से पीस और टेक्निकली यानी शांति पर स्टेबिलिटी बनाने के रखने पर, ताकि बॉर्डर पर कोई क्लैश ना हो। ये टॉक ये शो करती है कि पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के डायरेक्शन के अंदर दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशन अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो रहे हैं और पुरानी टेंशन को कम करने की कोशिश कर चल रही है। ये मीटिंग आने वाले ब्रिक्स समिट और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के एक्सपेक्टेड न्यू दिल्ली विजिट के ठीक पहले हुई है। इसी जियोपॉलिटिक्स टाइमिंग को की वजह से हाई लेवल बॉर्डर डिस्कशन को इम्पोर्टेंस दोनों देश के लिए काफी बढ़ गई है। चाइना ने इस बात को जोर दिया है कि दोनों देशों के हिस्ट्री के सबक लेना चाहिए और बॉर्डर इशू को पूरे बायलैटरल रिलेशन के बड़े फ्रेमवर्क के हिसाब से हैंडल करना चाहिए, ताकि बाउंड्री डिस्प्यूट पूरे रिलेशन पर भारी ना पड़े। तो कंक्लूजन में देखेंगे, ओवरऑल सीन ये है कि इंडिया और चाइना लंबे टाइम से बॉर्डर टेंशन पे बाद अब प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हुए रिलेशन नॉर्मल करने चाहते हैं। एनएसए अजीत डोभाल और वांग ई की ये मीटिंग क्लियर साइन देते हैं कि दोनों साइड से टॉक थ्रू एलएसी पर स्टेबिलिटी लाना चाहती है, ताकि आगे के समिट को ट्रेड बिना किसी झंझट से स्मूथली चल सके। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, यूएन पैनल फ्लैग वायलेशन अगेंस्ट SC/ST रोहिंग्या। UN Committee on
एस्टिमेटेड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने इंडिया के ह्यूमन राइट कंप्लायंस को 11th पीरियोडिक रिव्यू कंडक्ट करने, जिसमें कंट्री के ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड को चेक करने और इवेलुएट करने किया गया है। UNCERD के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम और रोहिंग्या रिफ्यूजी के खिलाफ हो रहे ह्यूमन वायलेशन पर काफी गंभीर चिंता जताई और इसे मेजर कंसर्न बताया गया। पैनल ने एक्सेसिव फोर्स का यूज, रेसली मोटिवेटेड वायलेशन, एक्स्ट्रा डिजिटल किलिंग माने फर्जी एनकाउंटर, आर्बिट्री डिटेंशन, बिना प्रॉपर रीजन के अरेस्ट करना और बढ़ते हुए हेट स्पीच तो हेट क्राइम्स को स्ट्रांगली हाईलाइट किया। फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी डायरेक्टिव से के बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी द्वारा की गई रेशियल प्रोफाइलिटी और माइग्रेट जिसे टारगेट करने वाले सिक्योरिटी ऑपरेटर्स पर पैनल के सवाल उठाए हैं। यूएन बॉडी ने इंडिया के डिमांड की है कि जो अलेज वायलेशन के बिना किसी भेदभाव के जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो और एल्पिड को खिलाफ स्ट्रिक्ट लीगल अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स किया जाए। इस पूरे पीरियोडिक रिव्यू के दौरान यूनाइटेड नेशन कमेटी के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और इंडिया के डेलीगेशन को लीड किए गए और रिव्यू प्रोसीडिंग पे इंडिया को प्रकाश रखा। तो कंक्लूजन में देखेंगे, सिंपली वर्ड में ये कह देंगे कि UNHCRT ने इंडिया के SC ST और माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ हो रहे ह्यूमन राइट इशू, हेट स्पीच और सिक्योरिटी ऑपरेशन के सीरियस कंसर्न रेज किया है और फेयर इन्वेस्टमेंट की मांग की है, इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, जहां इंडियन डेलीगेशन GS तुषार मेहता ने लीड किया है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, मिनिस्टर सीक्स फंडामेंटल शिफ्ट इन फाइट अगेंस्ट ड्रॉट। इंडिया ने सजेस्ट किया है कि दुनिया में सूखे यानी ड्रॉट के पर लड़ने के लिए पुराने रिलीफ बेस्ड तरीकों को छोड़कर प्रोएक्टिव और टेक्निकली ड्रिवन मेथड अपनानी चाहिए, ताकि नुकसान होने के बाद नहीं बल्कि पहले ही हमारी प्रिपेयर्डनेस सॉलिड हो सके। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव और मंगोलिया के उलानबातार शहर के आयोजित UNCCD COP17 मिनिस्ट्रियल टॉक के दौरान इंटरनेशनल डेलीगेट को एड्रेस किया है और एस्केलेटिंग ड्रॉट क्राइसिस के निपटने के लिए इंडिया के स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव सामने रखा है। ड्रॉट को सिर्फ एक मेजर डेवलपमेंट क्राइसिस बताया गया है और डायरेक्टली वाटर सिक्योरिटी, फार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी और ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है, जिससे दुनिया भर में इकोनॉमी और फ्लड प्रोडक्शन सिस्टम पर काफी बुरा असर पड़ा है। मिनिस्टर और स्टेट के बीच यह लीड एक्शन के लिए मल्टी इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, जिसमें रेनफॉल ट्रैकिंग और सैटेलाइट डाटा जैसे यूज किया गया है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज इंप्रूव करने के लिए कैचमेंट और रिवर्स के फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया गया है, जिसमें रिस्टोर्ड का फॉरेस्ट बिफोर सेफ्लो और मंत्रा के साथ
पहले फॉरेस्ट एरिया ठीक करने पर फोकस करना चाहिए। यूएनसीसीडी COP17 में थीम रिस्टोरेशन लैंड फॉर रिस्टोरिंग होप, जिसका मेन दुनिया भर लगभग 40% के डिग्रेड लैंड के प्रॉब्लम को एड्रेस करना और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से जमीन को रिस्टोर करने के बचाया गया। कंक्लूजन में देखेंगे कि इंडिया ड्रॉज से निपटने के लिए सिर्फ इमरजेंसी रिलीफ के बजाय सैटेलाइट डाटा टेक और रिवर बैंक फॉरेस्ट्री पर जोर दिया है। यूएनसीसीडी COP17 में दिया गया ये ब्लूप्रिंट ग्लोबल लैंड डिग्रेडेशन रोकने के लिए, लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी बनाने रखने के लिए ये सॉलिड अप्रोच देता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, इन द कल्चर ऑफ सिक्रेसी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल जस्टिस जो हैं उज्जवल भुवन ने ये बात पर जोर दिया गया है कि कोलेजियम अपॉइंटमेंट के ओपननेस होनी चाहिए, जिसमें मेरिटोक्रेसी जो होगा को बढ़ाकर मिलना चाहिए और हायर जुडिशरी में पब्लिक ट्रस्ट को स्ट्रांग करना होगा। ये कोलेजियम सिस्टम 3 जज केस 1981, 1933, 1998 के जरिए इवॉल्व हुआ है, जिसका मेन पर्पस जुडिशियल प्राइमरी जो स्टेब्लिश करना है, ये एक्सपैंड होकर आज 5 मेंबर के कॉलेजियम सिस्टम बन चुका। जज के सिलेक्शन प्रोसेस में काफी क्रिटिसिज्म मिलती है क्योंकि इसमें वैकेंसी पब्लिश नहीं होती है, स्टैंडर्डाइज इवैल्यूएशन मैट्रिक्स और स्टेबिलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिसिंग होती है और इवैल्यूएशन के पीछे से क्लियर रीजन सामने आते हैं। प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी न होने की वजह से जुडिशियल फेवरलिज्म और नेपोटिज्म के आरोप लगते हैं, जिसमें हायर कोर्ट के कोई रिकमेंडेड और अपॉइंटमेंट जज के आपस में स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शन को देखने को मिलती है। यूके और साउथ अफ्रीका जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जज का सिलेक्शन के लिए ओपन एप्लीकेशन आती है, पब्लिक वैकेंसी नोटिस निकलती है और स्ट्रक्चर या टेलीवाइज्ड इंटरव्यू तक कंडक्ट किए जाते हैं। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि बिना जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नुकसान पहुंचाता है, वैकेंसी पब्लिश होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय होना चाहिए और अपॉइंटमेंट के वैलिड रीजन पब्लिसिटी कंप्लेन किया जाना चाहिए। तो कंक्लूजन में देखेंगे सिंपल वर्ड में कि इंडिया कॉलेजियम सिस्टम पर सीक्रेसी और नेपोटिज्म के आरोप अलग लग रहे हैं, जिसमें रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस जैसे ओपन एप्लीकेशन और क्लियर मैट्रिक को अडॉप्ट करना है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बिना छेड़े अपॉइंटमेंट की ट्रांसपेरेंसी और मेरिटोक्रेसी को इजीली लाना चाहिए। The limits of air power in implication for threat isolation. मॉडर्न लड़ाइयों में ये साफ हो गया है कि स्ट्रांग नेटवर्क, एयर डिफेंस सिस्टम और एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो होती हैं स्ट्रेटेजी के सामने सिर्फ एक एयर सुपरियरिटी अकेले अपने दम पर पूरा नहीं हो सकता है।
इंडियन एयरफोर्स फिक्स्ड जियोग्राफिकल कमांड के बजाय ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी रेफर करती है, लेकिन मल्टी फ्रंट वॉर के तेजी और क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए इंटीग्रेटेड यूनिफाइड थिएटर स्ट्रक्चर बनाने रखना चाहिए और उसको मजबूत करना चाहिए। आज के एरियल वॉरफेयर में सस्ते ड्रोन के खिलाफ बहुत ज़्यादा महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल का यूज करना ट्रेडिशनल एयर पावर इकोनॉमिक बजट और फाइनेंशियल कैलकुलेशन के बुरी तरह से चेंज करना चाहिए। पिछले बॉर्डर स्टैंड ऑफ और क्राइसिस के तीनों डिफेंस सर्विस के बीच में जॉइंट फोर्स जनरेशन शांति के टाइम इंटीग्रेटेड प्लान और यूनिफाइड कमांड को स्ट्रक्चर में लगातार चल रहे गैप को क्लियर एक्सपोज करना चाहिए। जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक पाकिस्तान के खिलाफ सक्सेसफुली काम करती है वो चाइना के सामने फेल हो सकती है, क्योंकि उनके पास मैसिव नंबर एडवांटेज, गहरा स्ट्रेटेजिक स्पेस और थ्रू माउंटेनियस टेरेन के एज है। थिएटर कमांड पुराने और धीमे कंसोलिडेटिव मैकेनिज्म को हटाकर एक सिंगल कमांड के डिसिप्टिव अथॉरिटी देती है, ताकि क्राइसिस के वक्त लिमिटेड और महंगे मिलिट्री एसेट्स के रैपिडली एलोकेट्स किया जा सके। मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ एक्सपेंसिव फाइटर जेट पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ड्रोन और स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस ने गेम बदल दिया है। चाइना जैसे बड़े थ्रेट्स को निपटने के लिए इंडियन फोर्स को पुराने गैप भरकर सिंगल यूनिफाइड कमांड में आना होगा, जिसके तीनों सर्विस फास्ट और जॉइंट डिसीजन मेकिंग के एक साथ लड़ सके। रूट कॉज। इंडिया के यूथ क्राइसिस में रीजन सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भीड़ या पेपर इशू और नहीं है, बल्कि मार्केट में अच्छी क्वालिटी वाली फॉर्मल जॉब से बेहद कमी हो रही है। फैमिली इस एजुकेशन स्पेंडिंग को बड़ा हिस्सा प्राइवेट कोचिंग पर खर्च करता है, लेकिन फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कर देना भी एक्चुअल जॉब शॉर्टेज के रूट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। टॉप कॉलेज में क्वालिटी सीट्स कम होने की वजह से कट थ्रोट कंपटीशन बन रहा है, जिसके चलते यूनिवर्सिटीज के रेगुलेशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स के एनरोलमेंट में काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। PLFS डाटा से साफ पता चलता है कि बहुत कम यंग जो है ग्रेजुएट को प्रॉपर कनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, PF, पेंशन वाली सिक्योर रेगुलेशन सैलरी जैसे जॉब मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडेड और लगभग 16 से 17% ही है, जो टारगेट से काफी पीछे है। एजुकेटेड कॉलेज ग्रेजुएट एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्पलेस साबित हो रही है। गवर्नमेंट को पब्लिक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए, एक्सपोज फोकस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहिए और जॉब क्लियरिंग मीडियम एंटरप्राइज पर फालतू के हेवी रेगुलेशन और कंप्लायंस प्रेशर को डिस्ट्रैक्टली कम करना चाहिए। तो कंक्लूजन में देखेंगे, यूथ का प्रॉब्लम कोचिंग या एग्जाम बॉटलनेक नहीं है, बल्कि मार्केट के डिसेंट फॉर्मल जॉब ना होना। मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेट पड़ती है और ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। जब तक गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगी, तब तक मीडियम बिजनेस रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, तब तक ये जॉब क्राइसिस ठीक नहीं हो। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे एस्केप वेलोसिटी।
इंडियन रॉकेट के जरिए पेलॉड लॉन्च करना ग्लोबल एवरेज से काफी महंगा है। स्पेसएक्स और चाइना जैसे मेजर कंपटीटर्स के कंपैरिजन में इंडिया की लॉन्च प्राइसिंग काफी ज्यादा है, माने कॉस्ट उसका ज्यादा है, जो मार्केट का एक बड़ा डिसएडवांटेज बना सकता है। इंडिया में लॉन्चेस की फ्रीक्वेंसी काफी कम है, जिससे कॉमर्शियल कॉम्पिटिटिवनेस पर बुरा असर पड़ रहा है। फ्रीक्वेंट लॉन्चेस ना होने के कारण कॉमर्शियल स्केल पर हाई रिलायबिलिटी और स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मार्केट रेपुटेशन डेवलप करने के डिले होते हैं। पेलोड कैपेसिटी कम होने के चलते इंडिया के जीसैट N2 जैसे हेवी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए फॉरेन लॉन्चर्स पर डिप्लॉयमेंट होना पड़ता है और हेवी लिफ्ट कैपेसिटी की कमी की वजह से स्पेसएक्स के फैल्कन 9 का सहारा लेना पड़ता है। इंडिया में लीडिंग प्रोवाइडिंग प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप करने के लिए कमर्शियल सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी पेलोड स्पेस से भेजने के लिए इंटरनेशनल लॉन्च प्रोवाइडर पर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि डोमेस्टिक लॉन्च ऑप्शन उनके जरूरतों को सफिशिएंटली मीट नहीं कर पाती है। स्पेस सेक्टर में फोकस अब सिर्फ सिंबॉलिक परसेंट जो प्रेस्टीज या नेशनल प्राइड तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। इसका टारगेट अब जॉब जनरेशन, ग्लोबल कैपेसिटी अट्रैक्शन और कॉस्ट इफेक्टिव हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी बिल्ड करने पर शिफ्ट होना चाहिए। स्पेसएक्स एक्सप्लोरेशन अब सिर्फ एम्बिशन या साइंटिफिक और नहीं होना, बल्कि एक एसेंशियल कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। इसलिए इंडिया के फैंसी क्लेम से आगे बढ़कर स्केलेबल और अफोर्डेबल कमर्शियल लॉन्च कैपेसिटी को तैयार करनी होगी। सिंपल वर्ड में ये देखेंगे इसका कंक्लूजन कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम हाई लॉन्च कॉस्ट और लो लॉन्च फ्रीक्वेंसी और हेवी रॉकेट की कमी के वजह से बावजूद ये प्रॉब्लम हो रही है, जिससे खुद इंडिया के स्टार्टअप बढ़ाकर जा रहे हैं देश के। अब वो स्पेस को सिर्फ नेशनल प्राइड के बजाय एक सॉलिड प्रॉफिट कमर्शियल बिजनेस बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, तमिलनाडु कैन लीड इंडिया वन रेवेन्यू रिफॉर्म। तमिलनाडु ने मोंटेक सिंह अहलुवालिया के चेयरमैनशिप एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिनका मकसद रेवेन्यू के डेफिनेशन को मॉडर्नाइज करना और रेवेन्यू लीकेज को रोकना है और स्टेट के फिस्कल सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करना होगा। पिछले कुछ डिकेड में तमिलनाडु का ऑन टैक्स रेवेन्यू काफी डिग्रेसली गिरा हुआ है। 1990 के दौरान जो स्टेट के जीएसडीपी का लगभग 10% से ज्यादा हुआ करता था, जो अब गिर के रफली 6.2% पर आ गया। कमिटी को डेब्ट माने उधार के एसेट्स सेल को रियल वैल्यू रेवेन्यू को अलग रखना होगा और आईएमएफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्टडीज फ्रेमवर्क को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को स्ट्रिक्टली अलाउ करके जेन्युइन नॉन टैक्स रेवेन्यू को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना होगा। स्टेट को डायरेक्ट टैक्स रिलेट बढ़ाने के बजाय स्केप रोकना होगा, फोकस इसी पे करना होगा। इसलिए जीएसटी के लिए व्हीकल रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर डाटाबेस को इलेक्ट्रिकली लिंक करके टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस के स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर को स्टेबिलिटी फाइनेंस
करके स्टेट को यूज चार्जेस, एसेट्स, कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स पर रॉयल्टीज और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज माने पीएसयू को ड्रिवन पॉलिसी को टाइम टू टाइम रियलाइज रिव्यू को रिवीजन करके रखना चाहिए। ऑफ बजट बोरोइंग, स्पेंडिंग, एरियर और गवर्नमेंट रेवेन्यू के अकाउंटेबिलिटी के लिए इंटरनेशनल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे। तमिलनाडु या ये फाइनेंशियल मॉडल बाकी स्टेट में भी ट्रांसपेरेंट और एग्जाम्पलरी बेंचमार्क बन सकता है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, तमिलनाडु का टैक्स रेवेन्यू पिछले सालों से काफी गिर रहा है। इस फाइनेंशियल क्रंच के ठीक करने के लिए टैक्स रेट बढ़ाने के बजाय डाटा इंटरप्रिटेशन से चोरी रोकनी होगी और नॉन टैक्स इनकम सुधारनी होगी और बोरोइंग में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी ताकि स्टेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बन सके। तो आज का जो इम्पोर्टेंट कंक्लूजन थे, कंक्लूजन बोल रहे आर्टिकल्स थे खत्म होते हैं। आप ये प्रोग्राम से अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं पढ़ाई में, डिसिप्लिन में, और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस प्रोग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल में ये जुड़े आपको फर्दर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।